अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में आज काफ़ी अरसे बाद एक धुआंधार खिताब किया। कोरोना, मईशत, खारजा पॉलिसी, एहतिसाब, इन तमाम मामलात पर बड़े खुलकर और तफसील से बात की। हुकूमत की परफॉर्मेंस बताई, चैलेंजेस गिनवाए, तनकीद का जवाब दिया। लेकिन इस तकरीर में ऐसा महसूस हो रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म शदीद दबाव में हैं, जिसकी वजह से हाल ही में जो पार्टी के अंदर उठने वाले इख्तिलाफात हैं, उनकी नई लहर है। अपने MNAs की जानिब से गुज़श्ता 2 दिनों में कौमी असम्बली में हुकूमत पर तनकीद के साथ साथ ओपोजिशन की जानिब से उठते हुए सवालात भी हैं। लेकिन जहां वज़ीर-ए-आज़म के खिताब से कुछ वजाहतें मिली, वहीं कुछ नए सवालात ने जन्म लिया, कुछ नए तनाज़ात सामने आए। उन्होंने अपने खिताब के आगाज़ में कोरोना की वबा पर हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह करते हुए दावा किया कि हुकूमत की पॉलिसी में कोई कन्फ्यूजन नहीं। उन्होंने चैलेंज दिया कि 13 मार्च के बाद उनके किसी भी बयान में किसी किस्म का तजाद जो है कोई भी नहीं दिखा सकता। 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया। 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। जो मैं 13 मार्च से कह रहा था, आपको टाइम मिलेगा प्लीज, मैं अभी आपको कहता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। ये कंसिस्टेंट मेरी स्टेटमेंट्स रही हैं। मैं आप कोई उठा के देख, अब तो बड़ा आसान है, सोशल मीडिया पे सारी तकरीरें आपके सामने हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं आई। अब इमरान खान साहब का ये दावा और चैलेंज निहायत अहम है। इस पर अपोजिशन की राय तो वाज़ेह है, क्योंकि उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम बार बार लगाया गया कि कोरोना की वबा पर काबू पाने में हुकूमत की पॉलिसी बिल्कुल नाकाम रही है और उनके बयानात जो हैं वो कन्फ्यूजन का उसमें बड़ा अमल दखल है। हकीकत क्या है नाजरीन, आपको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 13 मार्च के बाद चंद बयानात सुनवाते हैं। कोरोना वायरस सिर्फ, फिर से मैं सबको कौम को बताना चाहता हूं, ये सिर्फ बूढ़ों को और बीमार लोगों के लिए खतरा है। सबको आपको एहतियात करनी चाहिए। और मैं इसलिए कहता हूं कि कई दफा जब लोग बाहर की टेलीविजन देखते हैं और दुनिया में मुल्कों में क्या हो रहा है, तो वो जब देखते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो सिर्फ बूढ़ों को या बीमारों को इफेक्ट करता है, नौजवानों को इफेक्ट। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है और एक ऐसा फ्लू है कि जिसकी खासियत यह है कि बड़ी तेज फैल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये आप सबको इस चीज से थोड़ा सा मुतमईन होना चाहिए कि 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। आम लोग इसको, क्योंकि आम लोग इसको उस तरह ध्यान नहीं देते, इसलिए कोई SOPs पे अमल नहीं करते। मेरे से अगर वो पूछ लेते सूबे, तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता। तो जब तक आप ये ना सोचें कि जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो गरीब आदमी है, जो छाबड़ी वाला है, जिसका जो कमाई करता है तो बच्चे खाते हैं घर पे, तो जब आपने उनका रोजगार ले लिया तो उनके घर वालों को क्या बनेगा? जब तक आप ये नहीं सोचते, आपको पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। लेकिन एकदम एक पैनिक सी हो गई, सबने फैसला किया जी वबा फैल रही है। वो यूरोप में देख रहे थे कि जब 26 कोरोना के केसेस थे पाकिस्तान में 13 मई के करीब, तो हमने तब लॉकडाउन किया था पाकिस्तान। हाँ, 13 मार्च को, तो हमारा 26 फरवरी को पहला केस आया था और जब हमारे 26 केसेस हुए तो 13 मार्च को हमने अपना लॉकडाउन शुरू किया। आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ अमीरों की लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। इमरान खान साहब ने पहले कम केसेस पर लॉकडाउन का क्रेडिट लिया, लेकिन फिर उसके बाद कहा कि वो ऐसा लॉकडाउन नहीं चाहते थे। उसके बाद उन्होंने एक बयान में कहा कि कोरोना एक फ्लू है, सिर्फ बूढ़ों को एहतियात की ज़रूरत है। फिर एक और बयान में कहा कि लोग एहतियात नहीं कर रहे, उसे सिर्फ फ्लू समझ रहे हैं। ये तमाम बयानात खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ही हैं। इनमें किसी किस्म का तजाद अगर आपको दिखता है, नहीं, ये फैसला हम आप पे छोड़ देते हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि आज के खिताब को दुरुस्त माना जाए और वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक हुकूमत की पॉलिसी दुरुस्त है, तो सुप्रीम कोर्ट, आलमी इदारे सेहत और मुल्क
के डॉक्टर्स की जानिब से हुकूमती पॉलिसी पर उठने वाले सवालात क्या गलत थे। वज़ीर आज़म ने यह भी दावा किया कि हुकूमत को जो माशी चैलेंजेस हैं वो जो कि तू मौजूद हैं, कोरोना के पीछे हुकूमत नहीं छुपेगी। साथ ही साथ मईशत पर उन्होंने आज इमरान खान साहब ने चंद दावे किए, उस पर भी नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि माशी सूरत हाल की जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमतें हैं, जिस तरह तरीके इंसाफ कहती आई है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि मईशत की बहाली का वादा करके इक़्तिदार में आने वाली उनकी पार्टी उस शरह तरक्की GDP को क्यों बरकरार नहीं रख सकी जो गुज़श्ता हुकूमतों ने उनको आगे दी थी, उनके अदवार में थी। तरीके इंसाफ को इक़्तिदार मिलने से पहले पाकिस्तान की शरह तरक्की 5% से ज्यादा थी, जो इस वक्त IMF के मुताबिक 1% से भी कम है। और यही नहीं, IMF के मुताबिक आइंदा माली साल पाकिस्तान की शरह तरक्की तारीख में पहली बार मनफी में चली जाएगी। वज़ीर आज़म ने यह दावा भी किया कि हुकूमत ने अपना करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर तक ले आया, जो एक मस्बत बात है ये। लेकिन यहां कोरोना वबा के इंपोर्ट्स की कमी, तेल की बैनुल अक़वामी कीमतों में कमी का भी एक बड़ा फैक्टर उसमें शामिल है। वज़ीर आज़म ये भी नहीं बता सके कि रुपए की कदर उनके दौर में रिकॉर्ड रफ्तार से क्यों गिरी। तकरीबन 120-25 का जो डॉलर था वो आज 167 तक कैसे पहुंच गया, और ये तरीके इंसाफ के दौर हुकूमत में हुआ। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि कोरोना की वबा के बायस मईशत को बहाल करना एक बड़ा चैलेंज है। हुकूमत और इदारे इसके असरात कम करने के लिए काम भी कर रहे हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा। लेकिन आज कोरोना की वबा सामने आने के बाद 5वीं बार एक स्टेट बैंक ने एक बड़ा मजबूत फैसला लिया कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। लेकिन मसला यह है कि इंटरेस्ट रेट जो कि तरीके इंसाफ की एक पॉलिसी थी जिस पर काफ़ी कड़ी तनकीद की गई कि 13.25% तक क्यों लाया गया, जिससे इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई थी। ये बात भी हकीकत है कि पाकिस्तान की माली तारीख में ऐसा कम ही हुआ है कि मईशत बढ़ने की बजाय सुकड़ रही हो। FBR अपना टैक्स का हदफ पूरा करने में नाकाम दिख रहा है। यहां आज की तकरीर में वज़ीर आज़म का यह नुक्ता भी अहम है कि उन्होंने FBR की परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाया, यानी वो तस्लीम कर रहे हैं कि उनकी जो इस्लाहात की कोशिश थी FBR के लिए वो बिल्कुल नाकाम रही। यहां आपको याद दिलाते चलें कि जब FBR के लिए खुद तहरीक इंसाफ ने 5,500 अरब रुपए का जो एक पहाड़ जितना हदफ रखा, तो उस वक्त हम जैसे लोग कहते रहे कि ये हदफ तकरीबन नामुमकिन है, आप कहां से इतना टैक्स इकट्ठा करेंगे। लेकिन अब जाके आप शॉर्टफॉल देखें, तकरीबन 4,000 अरब रुपए जो हैं वो शायद बमुश्किल हुकूमत इकट्ठी कर पाई है। अब माजी में अगर बात की जाए, वज़ीर आज़म ने आज बात की एहतिसाब की, उसकी भी बात करते हैं। उनके बकौल एहतिसाब वो नहीं कर रहे बल्कि नैब कर रहा है। लेकिन माजी में वो उनके वुज़रा ऐसे बयानात देते थे जिनसे तासुर ये मिलता था कि नैब और हुकूमत के दरमियान किसी न किसी सतह पर कोई ताउन हो रहा है। लेकिन इस एहतिसाब के नाम पर अब तक ना तो हुकूमत ना ही नैब को किसी किस्म की कोई कामयाबी मिली है। गिरफ्तारियां होती हैं, ओपोजिशन रहनुमाओं की ज़्यादातर हुई हैं, केसेस बनते हैं, लेकिन अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, जिसकी एक मिसाल आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की रेंटल पावर केस में बरीयत की सूरत में मिली। ऐसी कई और मिसालें मौजूद हैं। नून लीग के रहनुमा हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हों, एहतिसाब का नारा अब तक नारे की हद तक ही कायम है। कोरोना, मईशत और एहतिसाब के चैलेंज को एक तरफ भी रख दें तो वज़ीर आज़म की तकरीर में आज उन्होंने हुकूमत की खारजा पॉलिसी को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो गिनवाया। लेकिन फिर उसी तकरीर में वज़ीर आज़म एक ऐसा जुमला भी कह गए जो आने वाले दिनों में बैनुल अक़वामी सतह पर सिफारती मैदान में पाकिस्तान के लिए सुबकी का बाइस बनेगा। जब वज़ीर आज़म ने उसामा बिन लादेन के वाक़े का जिक्र करते हुए साबिक अलकायदा के रहनुमा के लिए शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब अगर ये बात वो बतौर किसी सियासी रहनुमा के कर दें तब भी उनको नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म नहीं है। ये एक मुतनाज़ा बयान है क्योंकि पाकिस्तान पर उस वक्त भी FATF का दबाव था, आज भी FATF का दबाव जूं का तूं कायम है। दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने का प्रेशर है। ऐसे में इस तरह के बयानात को पाकिस्तान दुश्मन ताकतें लाजमन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिशें करेंगी। सवाल ये हो रहा है कि वज़ीर आज़म की जानिब से हुकूमत की पॉलिसी का धुआंधार लेकिन मुतनाज़ा दिफा क्या इस तनकीद का जवाब है जो अब अपोजिशन के अलावा खुद उनकी हुकूमत के अंदर से उठ रही है। हाल ही में BNP मैंगल ने इत्तेहाद छोड़ा,
दीगर इत्तेहादी भी ना लाएं। हुकूमती MNAs मायूसी का इजहार कर रहे हैं, अंदरूनी इख्तिलाफात सर उठा रहे हैं और वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी कह चुके हैं फवाद चौधरी की हुकूमत अपने इख्तिलाफात और वजीर आजम की कमजोर टीम के बायस परफॉर्म नहीं कर पा रही। जिसके बाद आज की इतलात के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने इमरान खान से मुतालबा किया है कि फवाद चौधरी से इस्तीफा लिया जाए। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने इस खबर की नफी की है, हुकूमत भी नफी कर रही है, लेकिन यह वाज़ेह है कि हुकूमत पर परफॉर्मेंस का दबाव है और इस वक्त हुकूमत के इख्तिलाफात परफॉर्मेंस की राह में रुकावट भी है। इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड काबीना मेंबरान के इख्तिलाफात एक जगह, ब्यूरोक्रेसी और सियासी क़यादत के मसाइल, इत्तेहादियों की नाराजियां, शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की लड़ाई अपनी जगह, ये तमाम मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, टीवी की जीनत बनते जा रहे हैं, जबकि अब तक हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही। और यही प्रेशर आज वज़ीर आज़म पर भी देखा, जिस पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने क्या तबसरा किया और ख्वाजा आसिफ ने क्या किया, वो आप सुन लेते हैं। उसे किसी और तरफ देखना है हुकूमत बचाने के लिए। आज भी ये तकरीर मेरे लिए नहीं था, आज भी ये तकरीर ख्वाजा आसिफ साहब के लिए नहीं था, ये तकरीर सिलेक्टर्स के लिए था, आवाम के लिए नहीं था। वजीर आजम ने कहा कि वो हर वेडनेसडे पे आके हमसे डिबेट करेगा। अब दो साल हो चुके हैं हमारा वजीर आजम ने इस वादा पे, जैसे हर वादा पे यू टर्न लिया है। आज भी तकरीर करके चला गया है जबरदस्त, लेकिन वो डिबेट नहीं होता। तो मैं चैलेंज करता हूं वजीर आजम साहब को कि या इधर आके डिबेट करे, फेस टू फेस डिबेट करे, जहां आप अपोजिशन का सवाल का जवाब दो, या टीवी पे आपका बड़ा शौक है टीवी पे जाने को। हम चैलेंज करते हैं वजीर आजम साहब को कि हमें टीवी पे डिबेट करे। हमारे साथ ये किसी टीवी के ऊपर, किसी चैनल के ऊपर जो है ये मुनाजरा कर लें। हमें इनके मोनोलॉग की जरूरत नहीं है। ये फरमाइशी तकरीर थी और इसकी जबान भी फरमाइशी थी। मज़बत बात है कि इमरान खान ने कौमी असम्बली में अहम मौज़ूआत पर बात की, लेकिन बेहतर होता कि वो अपोजिशन के सवाल और तनकीद भी सुनते। उन्होंने वादा किया था कि वो कौमी असम्बली में सवालात के जवाबात देंगे। बरतानिया की मिसाल देकर कहा था कि क्वेश्चन टाइम हुआ करेगा। 2 साल हो चुके हैं। माशी चैलेंज अपनी जगह पर मौजूद हैं, दीगर मामलात के चैलेंजेस अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन कम अज़ कम ये वादा तो इमरान खान साहब पूरा कर सकते थे। और वज़ीर आज़म के ऊपर परफॉर्मेंस दिखाने के दबाव में कितनी सदाकत है इन तमाम मामलात पर, और जितनी तनकीद आज हुई वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर, उस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म की मौन खसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया, जबकि सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शहबाज गिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बाकी बातों पर भी आते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक वादा किया था कौम से, और यूके की एग्जाम्पल भी दी थी कि वो कौमी असम्बली में क्वेश्चन टाइम करवाएंगे। 2 साल हुए इक़्तिदार में आए, अभी तो वो बिल्कुल किसी को सुनने के लिए नहीं तैयार। वो आते हैं, स्पीच करके चले जाते हैं। ये बड़ा एक वैलिड एतराज़ है अपोजिशन का भी, और एज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी हम उनको देखें तो कम अज़ कम उनको तो उन सवालात के जवाबात देने चाहिए। उन्होंने तो अब मनाजरे का भी चैलेंज दे दिया है, टीवी पर आ जाएँ, उनके साथ बैठ जाएँ। जो सवालात वो उठा रहे हैं वो ज़ाती नोयत के नहीं हैं, रिलेटेड हैं, प्रोफेशनल नोयत के हैं, प्राइम मिनिस्टेरियल लेवल के वो सवालात हैं। तो क्यों नहीं देते, क्यों अपने इस वादे पर वज़ीर आज़म साहब अभी तक अमल नहीं कर पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, देखिए, हर चीज़ का एक बैकग्राउंड होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर आप समझें तो जब से ये हुकूमत आई, जिस दिन पहले दिन आप हल्फ लेते हैं तो आप बिल्कुल शोर शराबा करते हैं, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर को बात करने देते हैं। कोई भी बंदा जो इलेक्ट होके आता है उसको आप बात करने देते हैं हल्फ बर्दारी के बाद। इस अपोजिशन ने बात नहीं करने दी। जब भी ऐवान में जाते हैं ये बदतमीजी करते हैं। ऐवान के अंदर अभी बजट में इन्होंने क्या कुछ किया, शहबाज शरीफ साहब जो आए ही नहीं असम्बली में, उनकी कुर्सी के ऊपर लिख के इन्होंने अपने लीडर की खुद बेइज्जती की, उसकी कुर्सी पर लिख के लगा दिया चीनी चोर। ये आप देख लीजिए, शहबाज शरीफ की कुर्सी पर इन्होंने खुद लिख के लगाया हुआ था चीनी चोर। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब अपोजिशन किसी इखलाकियात का ख्याल ना करे अपोजिशन असम्बली के अंदर, और उसको मछली मंडी बनाए जब भी हम आए, जब भी प्राइम मिनिस्टर आए, तो फिर वहां आने का फायदा नहीं है। या तो प्राइम मिनिस्टर ने तो क्वेश्चन आंसर का एक जो पूरी दुनिया में, महजब दुनिया में एक तरीकाकार है, एक मरवजा तरीका है, उसका प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था ना। तो जब वो माहौल ही नहीं है तो वो तो होगा नहीं ना, गाली गलोच होगी आपके सामने जो कुछ होता है। आज फॉर एग्जाम्पल
जितनी बार भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, डॉक्टर साहब इसमें यहाँ पर ये है कि आपने ये क्या इख्लाकियात से गिरी हरकतें तकारीर कौमी असम्बली में की जाती हैं, तो वो आपकी तरफ से भी होती हैं, यहाँ से भी होती हैं, लेकिन लेट्स सपोज कि सिर्फ अगर ओपोजिशन भी करती है लेकिन प्राइम मिनिस्टर का कौमी असम्बली ना आना, सवालात के जवाब ना देना, तो ये तो सज़ा आप पाकिस्तान की आवाम को दे रहे हैं ना, क्योंकि वो तो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे जो भी उन्हें कोई सिलेक्टेड कहे, लेकिन हकीकत यह है कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। तो अवाम को क्यों इस बात की सज़ा दे रहे हैं कि अब 5 साल वो बिल्कुल किसी को जवाब नहीं देंगे असम्बली में? ये तो ज्यादती हुई फिर अवाम से। देखिए, पहली बात तो सिलेक्टेड वो बच्चा कहता है जो यूनिवर्सिटी से निकला और सीधा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बन गया, जिसके पास एक दिन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी जॉब का, जैसे आपके पास है, मेरे पास है, आपके कैमरामैन के पास है, हम सब ने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ किया। वो एक जाली वसीयत पे सिलेक्ट होकर चेयरमैन बन गया। वो अब क्योंकि सिलेक्टेड है, उसके शनाख्ती कार्ड पे नाम भी वो नहीं है जो कल्चरली हमारे यहाँ होता है, नाम भी उधार का है उसके पास, काम भी उधार का, नाम भी उधार का, ओहदा भी उधार का, तो उसको सारी दुनिया जो है वो सिलेक्टेड लगती है। तो वो ये सादक हो गई बात कि जो इंसान खुद होता है वो बचपन में हम कहते थे जो कहता है वो होता है। तो वो साबित हो गया कि ये जो सिलेक्टेड की टर्म बार बार बिलावल जरदारी लगाता है, जो भुट्टो का नाम भी मांगे तांगे का साइड से लेता है, तो वो बुनियादी तौर पे वो खुद सिलेक्टेड है, तो उसको दूसरे भी सारे वैसे ही नजर आते हैं। दूसरी बात उसका नाना है, मिडिल नेम उसको यूज कर रहा है, पूरी दुनिया में होता है। आप तो अमेरिका से आए हैं, प्रोफेसर है, पढ़ाते रहे हैं, ये तो कोई छंबे वाली बात नहीं है, इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। मेरे पास तो ऑप्शन हो तो मैं वालिद की बजाय वालदा का नाम इस्तेमाल करूं अपने साथ। ये मैंने आपको कहा कि आपने बात ठीक की, फिर आपको पूरी दुनिया वाले रस्मों रिवाज भी लगाने पड़ेंगे ना साथ। पूरी दुनिया में आप जाली वसीयत पे पार्टी के चेयरमैन तो नहीं बनते। अमेरिका में तो ये नहीं हो सकता। अमेरिका में हिलरी क्लिंटन की बेटी जो है और प्रेसिडेंट क्लिंटन की बेटी जो है वो प्रेसिडेंट तो नहीं बन सकती ना, आपको अर्न करना पड़ता है। जब रवाज आपके यहाँ वाले हैं तो आपको नाम भी यही रवाजों के साथ रखना पड़ेगा। अगर या तो रवाज भी अमेरिका वाले लेके आए तो फिर नाम बेशक, माँ का नाम तो बहुत अजीम है, माँ कोई भी हो, आपकी माँ भी अजीम है, मेरी माँ भी अजीम है, बिलावल साहबा की माँ भी अजीम है, किसी भी इंसान की माँ अजीम है, माँ तो होती अजीम है। वो तो बात ही नहीं हो रही। एक माँ की अजमत की वजह से नाम तो नहीं लगाया हुआ ना इन्होंने, ये तो नाम इसलिए। अच्छा, अगर ये अजमत का होता तो मरियम नवाज जो अब कहलाती हैं वो अपना नाम मरियम सफदर रखती क्यों? मैं बहुत सारी खवातीन को जानता हूं जो अपना नाम ही चेंज नहीं करती, वो अपने वालिद के नाम पे रहती हैं, और रहना भी चाहिए, फख्र की बात है हर बेटी के लिए उनका वालिद का नाम। तो ये पहले मरियम सफदर बनी, जब उसमें से पॉलिटिकल अब उनको अपना जानशीन बनाना था नवाज शरीफ साहब ने, तो फिर वो मरियम नवाज हो गई। तो ये खालिस्तान पॉलिटिकल बात है, इसमें कोई इमोशनल बात नहीं है। मैं मोहतरमा का बहुत एहतराम करता हूं, हर माँ का एहतराम करता हूं। जैसे मैं अपनी वालदा का एहतराम करता हूं, वैसे ही बिलावल साहबा की वालदा का एहतराम करता हूं, वैसे ही आपकी वालदा का एहतराम करता हूं, वैसे ही मरियम साहबा की वालदा का, वैसे ही मरियम साहबा का, क्योंकि वो भी एक वालदा है। तो मैं इस किसी को डेरोगेटरी टर्म में मैं कोई चीज बात नहीं कर रहा, मैं तो पॉलिटिकल टर्म में बात कर रहा हूं कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उधार का नाम इस्तेमाल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दूसरी चीज का जवाब दे दें। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ठीक है आपका जवाब आ गया, मईशत पर पाकिस्तान के कल्चर के हिसाब से भुट्टो के वारिस मौजूद हैं। अगर विरासत में ही पार्टी का ये अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, चलें इस टॉपिक को करके लेट्स मूव ऑन। आते हैं मईशत, ठीक है, मईशत की तरफ आते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी तफसील बात की, उसमें माशी सूरत हाल का भी उन्होंने तस्करा किया कि हम कोरोना के पीछे नहीं छुपना चाहते। उन्होंने कहा कि जी जो करंट अकाउंट है हमारा डेफिसिट है वो काफ़ी कम हो चुका है और इसका क्रेडिट भी देना चाहिए, जिसमें ऑब्वियसली ऑयल प्राइस भी नीचे आ गई है, पेंडेमिक की वजह से इंपोर्ट्स भी कम हो गई हैं, उसका भी अमल दखल होता है, लेकिन ओवरऑल डेफिनेटली तहरीक इंसाफ को इसका क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन साथ साथ में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जब आपकी गवर्नमेंट आती है, पाकिस्तान की शरह तरक्की 5% से ऊपर होती है, नून लीग आपके हवाले करके चली जाती है, और इस वक्त वो जो प्रोजेक्शंस IMF की वो माइनस, यानी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मेरा ख्याल है 51 में एक दफ़ा हो गया था कि डिप्रेशन में हम चले गए थे, लेकिन माइनस मतलब तरक्की भी नहीं, तनज़्ज़ुली में पाकिस्तान जो है वो जाने वाला है। तो इसका क्रेडिट तो फिर आपको लेना पड़ेगा ना कि 2 सालों में पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की तरफ आ गया है। आप पढ़े लिखे हैं, आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ, आम जो हमारे बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे उनको ये समझना मुश्किल होता है।
ये जिसको तरक्की कहते हैं, ग्रोथ रेट जिसको कहते हैं, ग्रोथ रेट मेजर जो होता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा टेक्निकलिटीज में कि कैसे होता है, लेकिन आम बंदे के बताने के लिए, अगर आपका 5 मरले का मकान है और आप एक घर में रहते हैं, आप महीने का 30,000 रुपया खर्च करते हैं या 50,000 रुपए लेट से आप खर्च करते हैं अपने घर पे, को दालें लाते हैं, दूध लाते हैं, दूसरी चीजें लाते हैं, और आप टोटल आपकी लाख रुपया तनख्वाह है, 50,000 रुपए आप खर्च करते हैं, 50,000 बचा लेते हैं, बैंक में रखते हैं, तो आपकी ग्रोथ कम है। लेकिन आप 1.5 लाख रुपया खर्च करते हैं अपने घर में, बाथरूम तड़वा देते हैं, नया गेट लगवाते हैं, पंखे लगवाते हैं, एसी लगवाते हैं, और आप 2 लाख का कर्जा लेके भी उस घर में चीजें लगवाते हैं। अब आपका ग्रोथ रेट बहुत नजर आएगा, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है? क्या जो ग्रोथ हो रही है उससे हमें को फायदा हो रहा है? ग्रोथ हो रही थी तो ग्रोथ के सारे टाइम में जो बेसिक फीचर होता है ग्रोथ का, एक्सपोर्ट होती है, उसकी नेगेटिव ग्रोथ क्यों थी? उसकी पॉजिटिव ग्रोथ क्यों नहीं थी? असल फीचर तो ग्रोथ वो है, वरना तो कर्जा लेके अगर कल खान साहब ऐलान करते हैं कि हर तहसील लेवल पे जेल बननी चाहिए पाकिस्तान में, नहीं तो और एक्सपोर्ट्स आपके दौर में कितनी बढ़ी, जब रुपए तकरीबन 30 से 35% तो आपके दौर में डिवैल्यू हुआ ना, 120 से 168 पे आज ट्रेड 70 तक आज पहुंचा डॉलर। जी मैं बताता हूँ, जी मैं बताता हूँ आपको। हमारे टाइम में एक्सपोर्ट्स में भले चंद $100 मिलियन का फर्क पड़ा, बिलियंस का नहीं, लेकिन पहली दफा 10 साल में पॉजिटिव साइड पे ग्रोथ शुरू हुई। आप कुछ बातें तो आप समझते हैं ना कि एक्सपोर्ट की ग्रोथ ऐसे नहीं होती कि आप आते हैं और बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और पैसे जमा करा देते हैं। आप एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, 2 से 3 साल लगते हैं उस एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स आने में। तो हमारा वो पॉजिटिविटी की तरफ हमारी हर महीने पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो शुरू थी। आप मार्च से पहले कोई फिगर उठा के देख लें, एक्सपोर्ट में पॉजिटिविटी आ रही थी। फिर कोरोना आ गया, कोरोना से तो पूरी दुनिया में, अब ये आप मनफी कह लें, डबल मनफी कह लें, ट्रिपल मनफी, वो तो पूरी दुनिया के साथ है। अगर हमने कुछ अचंबा किया हो, मिसमैनेजमेंट यहां पर की हो, करप्शन की हो कोरोना के नाम पर, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मनफी में क्यों गया, लेकिन आप मनफी से भी कह लेंगे। पहले ही प्रोजेक्शंस आ गई थी कि हमारी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में जानी है। पेंडेमिक से थोड़ा आजू बाजू आ गई थी, पेंडेमिक का इतना उस पर इम्पैक्ट नहीं था। नहीं वो दुरुस्त नहीं है। वो जो चीजें आई हैं उस पर बातचीत हुई, वो दुरुस्त नहीं है। वो किसी ने जानबूझ के एक पेपर लीक किया, जो पेपर लीक करने का मकसद हुकूमत के लिए एम्बैरेसमेंट बनाना था, उसमें कोई हकीकी डाटा नहीं था। मेरी खुद असद उमर साहब से उस पर बात हुई, हमारी ग्रोथ बिल्कुल नेगेटिव नहीं थी, लेकिन हमारी ग्रोथ कम थी, और कम की वजह हमारे मारूजी हालात थे। 60 अरब की एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हाँ वही कर्जे लेके अगर आप यूनिवर्सिटियां बनाते, वही कर्जे लेके अगर आप अपनी कोई लेबर को डेवलप करते जो फिर बाहर जाती, कमा के वापस लाती, तो उसको सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं। वो सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स हैं। कोई आप टेक्नोलॉजी पार्क बनाते, कोई आप ऐसा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप का एनवायरनमेंट बनाते, कोई आप टेक्नोलॉजी यहां से लॉन्च करते, कोई सॉफ्टवेयर, कोई और चीज ऐसी करते। अगर आप ग्रोथ सिर्फ आपने ऑरेंज ट्रेन बनानी है, माल्टा ट्रेन, और उस ट्रेन का आज 285 रुपए किराया रखें तो पैसे पूरे होते हैं, वरना अरबों रुपए हर महीने उसमें डालने पड़ने हैं, तो ये तो ग्रोथ नहीं है। ये ग्रोथ नंबर्स में तो नजर आ रही है, जैसे मैंने घर में कहा कि 3 लाख का खर्चा कर दें, लाख कमा के 2 लाख का हर महीने। चले डॉक्टर साहब, टाइम मेरे पास कम है, बड़ा अहम सवाल आपसे उसका जवाब लेना है, वरना ट्रेनों पे बात निकली फिर बीआरटी पेशावर पे चली जाएगी और फिर मैं और आप फिर डिबेट में फंस जाएंगे। ये बताइएगा फवाद चौधरी साहब से कौन रिजिग्नेशन मान रहा है? अगर बीआरटी को कंप्लीट होने दें, उसका ऑडिट होगा, अगर उसमें गलती होगी तो मैं बिल्कुल कहूंगा उसमें भी करप्शन हुई और गलत हुआ है। मैं वैसे ओवरऑल बीआरटी के हक में नहीं, मेरे ख्याल में नहीं बनानी चाहिए थी। ठीक है, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं मुनाफिकत नहीं है, इसमें नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह का इंटरव्यू दिया, ठीक है, जिस तरह का फवाद चौधरी साहब ने इंटरव्यू दिया, बड़े मसले मसाइल 2-3 दिनों से आपके बने। इस वक्त खबर ये चल रही है कि असद उमर साहब भी चाह रहे हैं, कुरैशी साहब भी चाह रहे हैं कि फवाद से रिजिग्नेशन है, क्योंकि ये बातें बाहर करने की नहीं है, कैबिनेट के अंदर डिस्कस करते तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। कौन मांग रहा है उससे रिजिग्नेशन, और क्या आप समझते हैं कि फवाद चौधरी को रिजाइन दे देना चाहिए? अच्छा, इसमें आदिल आपके लिए भी बहुत बड़ी इसमें एक लर्निंग की बात है। मेरी कल भी एक दोस्त से बात हो रही थी मीडिया के। इशू ये होता है कि कई दफा बहुत सारे लोग जो मिनिस्टर भी हो सकते हैं या पार्टी के लोग होते हैं, वो अपनी खबर चलवाने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए आपका ब्रांड यूज करते हैं। मैं आपका आदिल की बात नहीं कर रहा, मीडिया में किसी का, और लोग आगे खबर दे देते हैं। जैसे उस दिन कैबिनेट में हुई कि वो फैसल साहब ने कुर्सी खींच ली, फिर वजीर आजम उन्हें हाथ पकड़ के दूसरे अब वो बड़े बड़े जय्यद सहाफियों ने ये तजज़िये किए। एक यकीन करें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
तो फिर आप सोचे जग हसाई तो बनती है ना, हमारी तो बनती लेकिन साथ उन जय्यद सहाफियों की भी बनती है कि वो कैसे कैसे सोर्सेज पे यकीन करते हैं जिन पे यकीन नहीं करना चाहिए। और मजे की बात है कि दोबारा फिर करते हैं। एक दफा उन्हें पता भी चल जाता है कि हमारे साथ झूठ बोला गया, हमें गलत खबर फीड की गई। इसी तरह अब मुझे भी अंदाजा है ये खबर किसने फीड की, जो जिस चैनल के रिपोर्टर ने पहले ये ब्रेक की उसको ये खबर किसने फीड की है मुझे अंदाजा है। अब कम से कम उस जर्नलिस्ट को तो पता चल गया ना कि ये खबर गलत है, क्योंकि मैंने डिनाई की, असद उमर साहब ने डिनाई की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने डिनाई की। चलें डॉक्टर साहब, वैसे मेरा अपना उसूल ये है, मैं अभी तक जो बीबीसी का उसूल है कि 2 जगह से मैं खुद वेरीफाई करता हूं तब मैं खबर ब्रेक करता हूं। ये बताइएगा कि इन शॉर्ट बहुत ही 20-25 सेकंड का टाइम रह गया कि फवाद चौधरी कहीं नहीं जा रहे, फवाद चौधरी कहीं नहीं जा रहे, कोई उससे रिजिग्नेशन नहीं मांग रहा, ना उन्हें देना चाहिए, यस और नो? नहीं, फवाद चौधरी बिल्कुल रेजिग्नेशन उनसे कोई नहीं मांगा गया, और असद उमर साहब बिल्कुल ऐसे बंदे ही नहीं है, शाह साहब भी नहीं, दोनों सियासतदान हैं, उनको जो कोई बात होगी वो कैबिनेट में करेंगे। ये हुई नहीं, ये बिल्कुल गलत खबर थी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात को जो बात करनी चाहिए वो पार्टी के फोरम के ऊपर करनी चाहिए। ये भी मुनासिब नहीं है कि आप अपनी पार्टी के लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन बनाए जिसकी जरूरत नहीं है कोई भी। डॉक्टर गिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, इन्हीं मामलात को लेके वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं शहबाज गिल साहब, बड़ी तफसील से उनसे गुफ्तगू हुई। हर मामले पर जो सवालात हमने अपने इंट्रो में उठाए वो हमने शहबाज गिल साहब के सामने रखे। इसी पर तजिया लेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का खिताब बड़ा मानी खेज भी रहा। आपसे पूछना चाहेंगे बॉडी लैंग्वेज उनकी कैसे लगी, खुसूसन 4-5 दफ़ा उनका इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कि जी ना मेरे बयानात में कन्फ्यूजन है, ना मैं खुद कन्फ्यूजन का शिकार हूँ, लेकिन वो दबाव में नज़र आ रहे थे। जो जिस तरह फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू हुआ, उनके अपने MNAs जो हैं कौमी असम्बली में बोलना शुरू हुए, मुझे तो यही रिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन आप चूँकि सियासी गुरु हैं और सहाफ़ती उस्ताद भी हैं हमारे, तो ओवर टू यू, कैसे लगा ओवरऑल उनका खिताब आपको? बिल्कुल, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ, और मैं आपकी सियासी बसीरत और अपने सारे दोस्तों की सियासी बसीरत पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैं खुद तो तालिब इल्म हूँ, तो मुझे ये लगा कि आज उनका थोड़ा लहजा भी डिफरेंट था और आज उनके ख्यालात भी डिफरेंट थे। वो जो पहले एक तरफ सिर्फ चाबक चलाते थे और दूसरों की बात नहीं सुनते थे, आज उनका रोल रिकंसिलिएटरी था, और आज उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बयान करने की कोशिश की, और ऐसे लग रहा था कि वो जस्टिफिकेशन जो है अपने और अपनी जो भी उनके पास आर्गुमेंट्स हैं अपने इक़्तिदार के, वो दे रहे थे। इट वाज अ गुड चेंज, आई मस्ट से। और अगर इसी के मुताबिक वो अपनी पॉलिसी भी चेंज करते हैं, इसी के मुताबिक अपना रवैया भी बदलते हैं, तो इट वुड बी गुड। ठीक, तो वड़ाई साहब, बड़ी एक तनकीद जो बिलावल साहब ने भी की, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की, दोनों बड़ी अपोजिशन की बड़ी जमातों की तरफ से, कि जनाब आप तो हमें तो सुनते ही नहीं हैं, आप तो गवारा ही नहीं करते हैं, उठ के चले जाते हैं। तारीख में सबसे कम 2 सालों में कौमी असम्बली में आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं आप। क्वेश्चन टाइम का आपने वादा किया था, उन्होंने तो मनाजरे का चैलेंज तक टीवी पर मुबाहिसा कर लें। ऐसी चीज़ें जो हैं, क्या अब तक तो इमरान खान साहब को लोग देवता समझते थे, पब्लिक बड़ी उनकी दिलदादा भी थी, क्या अब अवाम भी इन चीज़ों पर बोलना शुरू हो गए हैं, सोचना शुरू हो गए हैं, या अभी भी टाइम है थोड़ा सा इमरान खान साहब के पास? देखिए, इसका तो कोई हमारे पास सबूत नहीं है कि भाई क्या इनकी जो पहले से मकबूलियत कम हुई है, बढ़ी है। हम तो देखें, ये कह सकते, कोई ऐसा सर्वे नहीं आया, कोई ऐसा ओपिनियन पोल नहीं आया जिससे कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली जो है उसका पता चलता हो। लेकिन एक बात तो क्लियर है, और वो हमें सबको पता है, वो ये है कि डिलीवरी नहीं हो रही, मसाइल कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। तो अब जब हम भी आम लोगों में रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब डिलीवरी नहीं हो रही और मसाइल बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है लोग मुतमईन तो नहीं होंगे। तो ये तो मिनिमम बात है हुकूमत के खिलाफ कि लोग गैर मुतमईन हैं। अब वो खिलाफ हुए हैं, बड़े हैं, कम हुए हैं, इसका कोई हमारे पास सबूत नहीं। लेकिन जो हुकूमत लोगों को गैर मुतमईन कर दे, उसके बाद उसका जो है वो फिर अरूज नहीं रहता, ज़वाल शुरू हो जाता है।
तो वड़ा साहब, इसमें अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए, खुसूसन फिर आपका जो बड़ा एक इंटरव्यू फवाद चौधरी के साथ हुआ, भोंचाल उससे मचा, उसके बाद फिर आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने शाह महमूद कुरैशी को शाजी बुलाया, फिर असद उमर का भी 2 दफ़ा जिक्र किया, उनकी उन्होंने तारीफ़ भी कर दी। साथ में ये बात भी हो रही है कि ये दोनों जो हैं, इनका दबाव है प्राइम मिनिस्टर पर कि आप फवाद चौधरी से इस्तीफ़ा भी ले लें। तो थोड़ा सा अब मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि अब थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं इनके पार्टी के अंदर के जो सियासी इख्तिलाफात हैं। तो क्या आप समझते हैं कि फवाद चौधरी ने जो कुछ कहा, 2 थ्योरीज हैं, एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल ऑन बोर्ड थे उनके साथ और वो चाह रहे थे कि ये बातें थोड़ी सी पब्लिक हों कि शाह महमूद भी ठीक हो जाएं, असद उमर भी ठीक हो जाएं, और एक थ्योरी ये है कि चौधरी साहब जो हैं वो अब उनको सामने साफ नज़र आ गया है कि ये बात ज़्यादा अरसा चलेगी नहीं, तो वो अपने लिए एक एग्जिट बनवाना चाह रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पर? मेरी तीसरी राय होगी, इन 2 से नहीं मैं इत्तेफाक करता। मेरा ये ख्याल है कि फवाद चौधरी इस्लाह अहवाल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी उसी कश्ती में बैठे हैं और उनको वो नजर आ रहा है कि वो कश्ती ठीक नहीं जा रही, और उनकी कोशिश ये है कि ये कश्ती ठीक चले, क्योंकि उनकी सियासी स्टेक्स जो है वो भी तो उसी कश्ती के साथ वाबस्ता है। और इसलिए वो चाहते हैं कि भाई ये जो 6 महीने हैं इसके अंदर अपनी चेंज करें। और आज खान साहब के जो रवैये में तब्दीली है, तो आखिर इसके पीछे कोई ना कोई वजूहात तो होंगी। ये जो पिछले दिनों ये कंट्रोवर्सीज हुई हैं, इनका इफेक्ट हुआ होगा ऊपर। अच्छा, इस पे सुहेल साहब ये बताइएगा कि कितना आसान होगा फवाद चौधरी को कॉर्नर करना असद उमर के लिए और शाह महमूद के लिए? दोनों के तो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। फवाद चौधरी साहब तो ट्रेडिशनली और सियासी तौर पर जब से तहरीक-ए-इंसाफ में आए, ये देखा गया कि तरीन साहब के कैंप में थे, वो उन्हें लेके भी आए, ग्रूम भी बड़ा किया उन्हें। तो अब इस वक्त कितना मुश्किल होगा उनके इंटरव्यू के बाद अंदर सर्वाइव करना और प्राइम मिनिस्टर साहब की गुड बुक्स में भी रहना एट द सेम टाइम? देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल है इसको असेस करना, लेकिन मतलब है मेरी एडवाइस तो चौधरी फवाद साहब को यही होगी कि वो प्राइम मिनिस्टर अगर नाराज भी हैं तो उनको राजी करें और उनके साथ रहें। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर को मेरी ये एडवाइस होगी कि फवाद को अगर उन्होंने कैबिनेट से फारिग किया असद उमर या शाह महमूद कुरैशी के, तो यूं समझे कि एक बहुत बड़ा अपने लिए एक ऐसा बागी खड़ा कर लेंगे कि जो पीटीआई के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट होगा। और अपने दोस्त को कभी भी अपने से अलग नहीं करते, क्योंकि आपका दोस्त या आपका साथी, आपका पैरोकार ही फिर आपका सबसे बड़ा आर्च राइवल बन जाता है। भुट्टो साहब को जब खर से इख्तलाफात हुए, जब हनीफ रामे से इख्तलाफात हुए, तो आपने देखा कि वो इख्तलाफात किस हद तक फिर चले गए। तो इसलिए हमेशा अपने दोस्तों को छोटी मोटी बातों पर एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। मेरी राय यह है कि पॉलिटिकल पार्टनर्स जो होते हैं उनको एक खास टेन्योर में एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहिए, वो टेन्योर मुकम्मल करना चाहिए। फवाद चौधरी साहब पीटीआई के टिकट पे आए हैं, उन्हें चाहिए कि पीटीआई के साथ रहें, और इसी तरह खान साहब की वो टीम का हिस्सा है। मुश्किल वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस चल रहा था, फवाद चौधरी साहब वाज द स्पोक्स पर्सन। बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने पार्टी की तर्जुमानी की है, और उनकी जो बातें हैं वो भी बहुत हद तक रियलिटी पे मबनी है। तो बजाय कि उनकी बातों का तज्जिया किया जाए, उनसे अगर बदला लेने की कोशिश की जाएगी तो इससे कोई अच्छी रवायत पैदा नहीं होगी। सुहेल साहब, आपका जो कॉलम एक हाल ही में छपा, उसमें आपने कुछ इशारों की भी बात की, फिर 5, 6, 7 महीने की भी आपने बात की। ये बात किस तरफ जाती दिख रही है आपको? क्या अगले 6 से 7 महीने में अगर तो गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रही, एक यहाँ पर कंसेंसस इस तरह से एक डेवलप हो रहा है कि जी शायद मामला ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब की एक शख्सियत है, उनका वोट बैंक तो अपनी जगह पे अभी भी, जिस तरह आपने कहा, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि उसमें कमी आई है, मकबूलियत भी उनकी उसी तरह है। क्या इतना आसान होगा कि जो 5-6 महीने फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह कहा, या जिस तरह तस्करा किया जा रहा है कि 5-6 महीने में परफॉर्म ना किया तो बड़ा मुश्किल होगा सर्वाइवल खान साहब के लिए और उनकी गवर्नमेंट के लिए?
देखिए, ये मेरा खुद अपना भी ये असेसमेंट था पहले से। मैं पहले से भी ये कह रहा था कि ये जुलाई से दिसंबर जो है ये एक तरह से इनके लिए डू और डाई है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कैबिनेट में भी ये कह दिया कि ये असल में बात यह है कि जब आपके 2 साल पूरे हो चुके हैं, अभी आप डिलीवरी शुरू नहीं कर रहे और अभी आप डिलीवरी की बिगनिंग भी नहीं करते, फिर आपके फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है, कोरोना है, डेंगू है, ये सारा कुछ है, तो ऐसे में अगर आप बिगनिंग भी नहीं कर पाते तो फिर 2.5 साल के बाद तो वैसे भी जवाल है। और ये 6 महीने में बल्कि पहले से ही ऑलमोस्ट है कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और अब भी अगर ये उसमें इस्लाह नहीं करते, बेहतरी नहीं करते, तब्दीली नहीं करते, तो फिर तो जाहिर है कोई हेल्प नहीं कर पाएगा इनकी। ठीक, सोहेल वड़ाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले कुछ थोड़ी सी एक क्लैरिफिकेशन कर दें। कल के प्रोग्राम में हमने ये कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म के 2 मुआविनीन खुसूसी और 1 मुशीर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने एसेट्स जो हैं वो जमा नहीं कराए। जो एसेट्स की तफसीलात हैं असासा जात की, उनमें जो हफीज़ शेख साहब हैं मुशीर ख़जाना वो हैं, उन्होंने अभी तक जमा नहीं कराए। फिर नदीम अफजल चंद साहब का भी हमने नाम लिया और सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब का भी कल के प्रोग्राम में नाम लिया। तो दोनों की जानिब से बड़ी बात से आज रब्ता किया गया और नदीम अफजल चंद साहब ने इस बात की हम ऑन एयर तस्दीक कर सकते हैं कि उनके बकौल वो चूँकि मुल्क से बाहर थे तो उनके असासे जो हैं, बल्कि उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे वो पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स भी भिजवा दिए हैं कि ये जमा करा दिए गए हैं, बल्कि ये भी कहा कि मुख्तार ने जमा करा दिए। यार मोहम्मद रिंद साहब से भी आज बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि कैबिनेट डिवीजन में ऑलरेडी उनके असासाजात जो थे वो FBR में और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर थे, लेकिन आज कैबिनेट डिवीजन में भी उन्होंने जमा करा दिए। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की बात करेंगे। एक बड़ा अफसोसनाक वाकया जो एक वीडियो वायरल हुई एक नौजवान की कि जिस तरह उसे नीम भरना हालत में उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जिस तरह से पुलिस ने, और बताया जाता है कि एक ऑफिसर जिन्हें मुअत्तल भी कर दिया गया वो भी शायद उनमें मुलव्विस हैं, अभी तो इंक्वायरी होगी। उस वीडियो को वायरल किया गया, बड़ी ज़हनी कोफ्त से उसका पूरा ख़ानदान गुजर रहा है। इस वाक़े की बड़ी तफसीली कवरेज हम आपके सामने लेके आएंगे। पेशावर से सीनियर सहाफ़ी महमूद जान बाबर भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क की वाहिद जमात थी जिसने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल दूसरी बार हुकूमत बनाई और इस कारनामे का क्रेडिट PTI जो है शुबा सेहत, तालीम और पुलिस के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियों को देती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान माजी में भी और आज भी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के शान में कसीदे पढ़ते थकते नहीं थे। तहरीक-ए-इंसाफ ने मुकम्मल तौर पे पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया। एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स जब बन जाती है वो फिर प्रोफेशनल तौर पे क्राइम को डील करती है। जो कामयाबी हम चाहते थे और जो हुई वो पख्तूनख्वा की पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है उस कामयाबी में। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इन दावों और ज़मीनी हक़ाइक़ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क दिख रहा है। गुज़श्ता रोज़ पेशावर के इलाके तहकाल में पुलिस एहलकारों की जानिब से एक नौजवान को नीम बरहना करके उससे बदसलूकी की गई और तशद्दुद के मनाज़िर, फिर उसका वीडियो जो है उनकी बनाई गई, वो वायरल की गई। उसने हंगामा बर्पा कर रखा है। आपको याद दिलाते चलें कि यह वाक़या रदीउल्लाह नामी नौजवान का है जिसकी एक वीडियो गुज़श्ता 1 हफ़्ते से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, जिसमें वो बज़ाहिर नशे के असर में पुलिस अफसरान को बुरा भला कह रहा था, जिसके बाद उसे 2 दीगर अफराद के साथ मनशियात रखने के इल्जाम में हिरासत में तो ले लिया गया। लेकिन उस नौजवान की 2 वीडियोस गुज़श्ता रोज सामने आई, बड़ी दर्दनाक वीडियोस थीं जो पुलिस एहलकारों की जानिब से गैर इंसानी सलूक की अक्कास थीं। 19 सेकंड की पहली वीडियो में पुलिस एहलकारों को नीम बरहना इस नौजवान को एक कमरे में दाखिल होने पर मजबूर करते देखा गया है, जबकि 36 सेकंड की दूसरी वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार नीम बरहना नौजवान को मोबाइल वीडियो बनवाने पर मजबूर कर रहे हैं, उस पर तशद्दुद कर रहे हैं। इन मनाजिर ने जहां देखने वालों के सर शर्म से झुका दिए, वहीं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में किए जाने वाले जो दावे किए गए इनकलाबी इस्लाहात के, उन दावों की कली भी खोल दी है। इन मनाजिर ने शदीद गम और गुस्से का इजहार जो है इन मनाजिर पर आज भी किया गया और पेशावर में सिविल सोसाइटी की जानिब से मुसलसल 3 घंटे तक मुजाहरा भी हुआ। इस वाक़े के सामने आने के बाद से वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी शदीद
शदीद तनकीद के निशाने पर है। गुज़श्ता रोज़ हमने वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज से इस मुतालिक बड़ी बात में पूछा था, उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया था। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान है, उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन और आईजी को तलब किया है और इंशाल्लाह हम यही देखेंगे कि कल तक इनको जो है तो सज़ा भी मिल जाए और उनको मेरी इतलात है उनको जो कंसर्न पुलिसमैन थे उनको एप्रीहेंड भी कर लिया गया है। हौसला बख्श खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस हवाले से मुतहरिक हुई है और SHO तहकाल को मुअत्तल करना, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, फिर SSP ऑपरेशंस पेशावर को ओहदे से हटाने के अलावा अदालती कार्रवाई करने का भी फैसला कर लिया गया। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने भी मज़कूरा वाक़े का नोटिस लेते हुए IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी को तलब किया। जस्टिस कैसर रशीद ने IG को मुखातिब करके सवाल किया कि क्या हो रहा है IG साहब, पुलिस किस सिमत में जा रही है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि पुलिस की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है खैबर पख्तूनख्वा की, और दूसरी जानिब इस तरह के वाकयात ने माशरे की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। इस वाकये ने लोगों को सदमे में डाल दिया है। जस्टिस कैसर रशीद ने मजीद रिमार्क्स दिए कि काली भेड़ों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट आपका बदनाम हो रहा है, आप लोगों ने एबनॉर्मल लोगों को SHO बना दिया है। जस्टिस कैसर रशीद ने IG को यह भी हिदायत जारी की कि वाकये की इंक्वायरी करें, लेकिन ऐसा ना हो कि अपने ही बंदों को क्लीन चिट दे दी जाए। इस मखसूस वाकये और अब तक की गई कार्रवाई और बिलुमूम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कारकर्दगी पर मजीद तफसीली बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर जय्यद सहाफ़ी महमूद जान बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ ये वाकया पेश आया, उनके घर भी गए, उनकी फैमिली के साथ भी टाइम गुजारा। महमूद जान बाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा एक अफसोसनाक वाकया हुआ, लेकिन आपने अपना प्रोग्राम भी किया और आप मुतासरा ख़ानदान के घर भी गए, बड़ी तफसीली आपने कवरेज की। एक तो ये कि किस तरह का रिएक्शन वहाँ पर KP में देखा गया और आपने देखा क्या वहाँ पर, उनके वालिदैन से जो बात की, बड़े ट्रॉमाटाइज है मैंने सुना है, और ये भी सुना है कि इस शख्स ने जो है, नौजवान ने, इसने खुदकुशी की भी शायद कोशिश की है। वो काफी ट्रामाटाइज्ड है इस वक्त, उसको काफी ज्यादा मसला है और वो नफ्सियाती तौर पे बिल्कुल टूट फूट चुका है। उसके खानदान के लोगों से जब मैंने कल बात की तो वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं थे और वो बहुत यानी छोटी छोटी बात पे वो रो पड़ते थे और वो कह रहे थे कि पता नहीं ये क्या हुआ। लेकिन एक चीज जो है वो बड़ी इंकरेजिंग है कि जब कल ये भी यहाँ पे मशहूर किया गया कि ये अफगानी था या ये अफगानिस्तान से आए हुए लोग थे, लेकिन आज जो लोगों ने रिएक्शन दिया तो उसमें लोगों ने इस बात को बिल्कुल खातिर ही में नहीं लाए कि ये कहाँ का था। लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि चूंकि ये मसला लोगों ने इंसानियत के एक मसले के तौर पे इसे ट्रीट किया, और आज वो लोग भी निकल के आए और उन्होंने सड़कों पे एहतजाज किया जिनके पास अपने लिए भी वक्त नहीं हुआ था और काफी देर तक वो सड़कों पे रहे। तो इसका मतलब है कि सोसाइटी के हर तरफ से जो आवाज यहाँ पे उठाई गई है, बड़ी इंकरेजिंग सी सूरत हाल है। इंकरेजिंग सी ये है कि ये वही लोग हैं जो सड़कों पे खड़े होकर पुलिस को सलूट करते थे जब वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो कुछ कर रही थी, और जब कोरोना के खिलाफ पुलिस खड़ी हुई और जो लोगों की खिदमत की तो इन लोगों ने सलूट करके उनके लिए जंजीरें बनाई हाथ की। लेकिन आज हमने देखा कि जब उसी पुलिस ने वो ऐसा किया तो उन्होंने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। ये एक जिंदा सोसाइटी का, एक जिंदा माशरे का एक सबूत लोगों ने दिया है। ये वो पुलिस है जिसकी यहाँ पर मिसालें दी जाती थी। खान साहब ये क्रेडिट लेते थे कि हमने पुख्तूनख्वा की पुलिस को बदल दिया, इस्लाहात कर लिए। अब एक वाक़ये का ये भी ठीक है कि पूरी पुलिस को भी ब्लेम देना जो है वो ज़्यादती हो सकती है, लेकिन इस किस्म के वाक़यात हमने बड़ा रेयरली देखा है, बड़ा कम देखा है कि खैबर पुख्तूनख्वा की पुलिस इन किस्म के वाक़यात में मुलव्विस हो। आखिर हुआ क्या? कहां गए वो इस्लाहात, कहां गए वो बड़े बड़े दावे? देखें, ये जो पुलिस यहाँ पे मिसाली थी ना, ये तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं थी और ये इमरान खान साहब की वजह से भी नहीं थी। इस पुलिस को तहरीक इंसाफ की वजह से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं पहुंचा जितना मैं जानता हूं, लेकिन इमरान खान साहब को इस पुलिस की वजह से फायदा पहुंचा है क्योंकि वो इसका हवाला देके बाकी पाकिस्तान में इसका क्रेडिट लेते रहे हैं। यहाँ की पुलिस जो है वो अपने इस इलाके की रिवायात की वजह से ऐसी थी और ऐसी है, तो इसलिए यहाँ पे जितनी भी बातें इनकी तरफ से हुई हैं, अब आप देखें वो इसकी मिसाल देके बाकी पूरे पाकिस्तान में हर जगह तकरीरों में इसे इस्तेमाल करते थे।
लेकिन अब ये देखें इस किस्म के वाकयात भी यहाँ पे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पुलिस पहले भी ऐसी ही थी। कभी उसके हाथ से अच्छे काम होते थे तो कभी ऐसा काम भी हो जाता है। अभी इस वक्त एसएसपी ऑपरेशंस जो हैं पेशावर के, उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। उसकी तफसीलात कुछ बताइएगा कि आज आईजी साहब गए, पेशावर हाई कोर्ट ने इसका नोटिस भी ले लिया है और ये कहा जा रहा है कि आईजी साहब जो एसएसपी साहब है उनसे भी इस बारे में इंक्वायरी होगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एसएचओ जिसको मुअत्तल किया गया या मुतालिका थाना इन्वॉल्व नहीं था, ये कुछ बड़े लेवल पर एसएसपी साहब ने कुछ हिदायत जारी की थी, ये सब कुछ हुआ? हुकाम क्या कह रहे हैं, आगे क्या होना जा रहा है, कैसे इंसाफ मुहैया करेंगे खानदान को? जी देखिए, मैं पुलिस के निजाम के हवाले से थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहाँ पे छोटे से मुलजिम को पकड़ा जाता है तो पुलिस की एक वायरलेस पे कॉल चलती है और उस थाने के लोग कह देते हैं कि हमने फला मुलजिम को पकड़ लिया। इस कॉल को एसएसपी भी सुनता है, इस कॉल को सीसीपीओ भी सुनता है, बाकी तमाम पुलिस ऑफिसर्स भी इसे सुनते हैं और वो ये नोटिस में सबके आ जाती है कि ये काम हो गया है। तो ये कहना कि पुलिस के हाई अप्स को इसका पता नहीं था, ये बिल्कुल गलत था। और जो एसएसपी ऑपरेशन को मुअत्तल किया गया, आज हुकूमत ने उसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश की और कहा कि इन्होंने एसएसपी ऑपरेशन को अपने ओहदे से हटा दिया है। ये अल्फाज आप देखें, रात को सिर्फ उसको सीपीओ जाने का कहा गया था, आज हुकूमत कह रही है कि उसको हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि कुछ एविडेंसेस इनके पास ऐसे हैं, शवाहिद हैं कि सिर्फ निचली सतह के एसएचओ लेवल के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि एसएसपी साहब खुद इस सारे निजाम का शायद वो निगरानी कर रहे थे, या वो इनकी मौजूदगी में हुआ, या वो इर्द गिर्द कहीं मौजूद थे। वरना इतनी जल्दी किसी को सजा मिलना ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये पुलिस के तमाम फोर्स के मोराल को बिल्कुल डाउन कर देते हैं। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे अमार अली जान की, मोहम्मद हनीफ की और परवेज हुद भाई की। तीनों ऐसे असातिज़ा कराम हैं जिनको अपनी यूनिवर्सिटियों से उनकी नौकरियां जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। डिफरेंट वजूहात हैं, लेकिन बड़ा अहम ये टॉपिक है। आजकल सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ये ट्रेंड भी कर रही हैं ये चीज़ें। एक ब्रेक के बाद तफसीली बात करेंगे इसमें। वेलकम बैक नाज़रीन। सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान में आला तालीमी इदारों में पढ़ाने वाले असातिज़ा की सियासी या नज़रियाती वाबस्तगी होनी चाहिए? मेरी ज़ाती राय ये है कि उसमें कोई कबाहत नहीं है, एज़ लॉन्ग एज के उससे उनकी स्टडीज़ जो दरस व तदरीस है वो उस पर असर ना पड़े। क्या किसी उस्ताद की सियासी या नज़रियाती वाबस्तगी तदरीस और तहकीक के लिए मस्बत है या मनफी है? मेरी ज़ाती राय ये है कि वो मस्बत है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग इससे डिवेलप होती है। आपकी राय डिफरेंट हो सकती है। और क्या पाकिस्तान के आला तालीमी इदारों में पढ़ाने वाले जो असातिज़ा हैं उनको उनके नज़रियात या सियासी और गैर निसाबी सरगर्मियों के बायस बेदखल किया जा सकता है? ये वो सवालात हैं जो हाल ही में एक नए तनाज़े के बाद शिद्दत से सामने आए हैं और इस पर दो मुख्तलिफ और मुतज़ाद राय जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इन सवालात का बैकग्राउंड जानना जो है यहाँ पर ज़रूरी है, जिसका ताल्लुक माजी करीब में तो दो शख्सियात से है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तारीख देखी जाए तो ऐसे वाक़यात पहले भी रुनुमा हो चुके हैं जहां किसी उस्ताद को उसके सिर्फ सियासी नज़रियात, ख्यालात और वाबस्तगी के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो, यूनिवर्सिटियों से निकाला गया हो। हम बात कर रहे हैं इस वक्त मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद हनीफ की और एफसी कॉलेज लाहौर के उस्ताद जो हैं प्रोफेसर अमार अली जान की। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब प्रोफेसर अमार अली जान ने ट्विटर पर अपने एक पैगाम में कहा कि उनके कॉलेज की जानिब से बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर उनके साथ मुआहिदा तब्दील करके उन्हें विजिटिंग फैकल्टी का दर्जा दे दिया गया और इसलिए अब वो मजीद इस कॉलेज में काम नहीं करेंगे। इस मामले पर अब तक एफसी कॉलेज इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया, लेकिन डॉक्टर अमार अली जान के मौक़िफ़ के मुताबिक यूनिवर्सिटी के रेक्टर ने उनकी जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ थी उससे मुतालिक उन्हें तंबीह करते हुए उन्हें खबरदार किया था कि वो ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा ना लें जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी या उसकी साख को किसी किस्म का नुकसान पहुँचे। आपको याद दिलाते चलें कि डॉक्टर अमार अली जान PTM समेत तलबा यकजहती मार्च की सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे हैं, जो कि उनका राइट है, और उन्हें गुज़श्ता साल एक मुजाहरे में शिरकत के बाद गिरफ्तार भी किया गया था, जो कि स्टूडेंट्स जो अपने हक में मुजाहरा कर रहे थे, अपने हुकूक के लिए कर रहे थे, उसके बाद उन्हें
में गिरफ्तार किया गया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील अमार अली जान के लिए यह पहला मौका नहीं कि उनके लिए ऐसे मसाइल पैदा हुए हों। इससे पहले वो पंजाब यूनिवर्सिटी के शुबे इमरानियात में बतौर उस्ताद खिदमात अंजाम देते रहे, लेकिन अप्रैल 2018 में उन्हें यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कॉन्ट्रैक्ट की शराइत पूरी ना होने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया था और यही मामला उनके साथ एक और यूनिवर्सिटी में भी हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब मारूफ राइटर मोहम्मद हनीफ, जो कराची की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हबीब में बतौर विजिटिंग फैकल्टी पढ़ा रहे थे, उन्हें 1 साल का मुआहदा पूरा होने पर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया, जिसकी वजह यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये बताई गई कि जब मोहम्मद हनीफ का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हुआ तो उन्होंने मजीद पढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार तो ज़रूर किया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अपने लिटरेचर प्रोग्राम की तंजीमें नो करना चाहती थी, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया। वजूहात जो भी हों, ये हकीकत है कि पाकिस्तान में माजी में भी इसी तरह होता रहा है, क्योंकि अगर अमार अली जान हो या मोहम्मद हनीफ हो, एक बात तय है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग के लोग हैं, वो सवाल करते हैं, हर चीज़ पर एतराज़ उठाते हैं, ऐसी चीज़ों पर जिन पर एतराज़ उठाना चाहिए। किसी उस्ताद को उसके नज़रियाती ख्यालात से इख्तिलाफ के बायस नौकरी से निकालना जो है यकीनी तौर पर यह ज़्यादती है, अगर वाकई ऐसा किया गया हो, क्योंकि बज़ाहिर तो यूनिवर्सिटी कुछ और बात कर रही है। एक और मिसाल आपको परवेज हुद भाई की भी देते हैं। एक जानिब ये बात दुरुस्त है कि जब कोई शख्स किसी इदारे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इन शराइत, उनके शराइत, कवायद ज़वाबित को मानना उसके लिए लाजिम होना। वही ये साथ साथ में ये सवाल भी अहम है कि क्या ऐसे वाक़यात में बैरूनी दबाव शामिल होता है, कबूल किया जाता है, क्योंकि देखा यह गया है कि जिनका तस्करा हो रहा है ये सारे क्रिटिकल थिंकिंग के लोग हैं, ये सवाल उठाते हैं और अपने, ज़ाहिरी बात है, स्टूडेंट्स को भी सवाल करना सिखाते हैं, जो कि किसी भी माशरे में गुनाह तो नहीं है। ये बहस अहम है कि क्या असातिज़ा की सियासी या नज़रियाती वाबस्तगी और गैर नसाबी सरगर्मियों का तदरीस और तहकीक के अमल पर असर पड़ता है, और क्या उन्हें ऐसा करना भी चाहिए या नहीं, इसके क्या असरात हो सकते हैं। लेकिन इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन साथ ये ज़रूरी है कि तदरीस के अमल में असातिज़ा की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी को मयार बनाया जाए, ना कि उनके नजरियात को, जो हर किसी का हक है और आईने पाकिस्तान भी इसकी इजाज़त देता है। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।